नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई वेक्टर क्या है। उसके बाद हम समझेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज हैं, वेक्टर लॉज, उसको कैसे यूज करते हैं, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वगैरह वगैरह। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और मेक श्योर कि आप फीडबैक दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेक्टर आखिर है क्या। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अगर वेक्टर ही नहीं पता तो फिर फायदा क्या। तो मान लीजिए मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये एक 3D स्पेस में कोई भी एक 3D लाइन है। ठीक। अब ना मैं इस लाइन पे एक एरो बनाता हूँ। इस एरो से मुझे क्या पता चला कि मेरी जो लाइन की डायरेक्शन है वो कहाँ से है, लेफ्ट टू राइट। अब मैं कहता हूँ एक छोटा सा हिस्सा लेता हूँ उस लाइन का, ए बी, और ए को हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट और बी को कहेंगे हम टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब ये है कि मेरा वेक्टर जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टर्मिनल पॉइंट का मतलब ये है कि मेरा वेक्टर कहाँ पे खत्म हो रहा है। और एरो मुझे डायरेक्शन बता रहा है कि मेरा वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होके जा रहा है, ए से बी की तरफ। तो इसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ए बी, ऊपर एक एरो वेक्टर। अब मान लो इसकी जो लेंथ है टोटल, इसको मान लेता हूँ एल। जो यहाँ पे एल है ये है मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे जो ए बी वेक्टर है वो बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है कि मेरा वेक्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। जो एल है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब की लंबाई कितनी है। अगर मान लो आपके केस में फोर्स है या वैसा कुछ, तो आप वो यूज कर सकते हो। अब तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई। वेक्टर की डेफिनेशन अब हमें जो बुकों में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि वेक्टर भैया जी वो चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अच्छा, ये डेफिनेशन पहली बात आधी अधूरी है, पूरी सही नहीं कहूंगा, इसमें गलती है। अच्छा, ये डेफिनेशन सही क्यों नहीं है, ये समझते हैं। मान लो मेरे पास तीन वायर्स हैं। मैं इसमें कह रहा हूँ भाई इसमें ना करंट जा रहा है आई एम्पियर का। यहाँ पे से जा रहा है आई वन, यहाँ जा रहा है आई टू। अब मुझे ना आई थ्री निकालना है। अगर तुमने करंट का चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन करंट को मैं वेक्टर लॉ से नहीं निकाल सकता, मतलब आई थ्री की वैल्यू मैं वेक्टर लॉ से नहीं निकाल सकता। तो इसको वेक्टर नहीं कहते, इसको टेंसर कहते हैं। तो वेक्टर की एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बुक में नहीं लिखी जाती बेसिकली, कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, सिर्फ और सिर्फ तब जाके मैं क्वांटिटी को वेक्टर कहूंगा। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है, सिर्फ और सिर्फ तब मैं उसको वेक्टर कहूंगा। अदरवाइज मैं उसको वेक्टर नहीं कहूंगा। अगर मान लो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तब तो वो टेंसर भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो वेक्टर हो। और अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन नहीं है, या वाइस वर्सा, या दोनों नहीं है, तब स्केलर क्वांटिटी कहते हैं उसको हम। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अब हम समझेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें अब 3D में जाना पड़ेगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 3D स्पेस में हमारे पास थ्री एक्सिस है, एक्स, वाई, जेड। एक्स एक्सिस को मैंने लाल कलर से रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस को मैंने ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया है, और जेड एक्सिस को मैंने ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया है। इन रंगों को आप रट्टा मार ले, कल कभी आप मैकेनिकल, सिविल या कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो वहां पे भी सेम यही कलर के स्टैंडर्ड यूज होंगे। चाहे आप सॉफ्टवेयर या ज्योमेट्री लें, सेम एक्सिस इसी कलर से रिप्रेजेंट होगी, जिसको आप रट्टा मारे रंगों को। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास तीन एक्सिस हैं। अब मैं स्पेस में एक पॉइंट मानता हूँ पी। ये पॉइंट है कहाँ पे, एक्स, वाई, जेड। अब मैं क्या करता हूँ, और पी को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिला, अब ये देखो, ओ पी वेक्टर
इक्वल टू आर वेक्टर। ओ क्या बताता है? इनिशियल पॉइंट कि स्टार्ट कहां से हुआ। पी क्या बता रहा है? टर्मिनल पॉइंट कि खत्म कहां पे हुआ। आर वेक्टर बता रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या है उसी के लिए तो आया यहाँ पे। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस से, और जहां पे लाइन टच की है इसको मान लेता हूँ ए। अब ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे आपको लाल रंग में, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। इसको ऐसे देखिए, कोस अल्फा। अल्फा एंगल वो एंगल है जो पी का किससे बना है? अलोंग द एक्स एक्सिस। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोस अल्फा क्या है यहाँ पे, आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हुआ मेरे केस में? ओ ए। हाइपोटेन्यूस क्या हुआ? ओ पी। ओ ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स। एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स दूरी मान लो। ओ पी की वैल्यू क्या है? आर वेक्टर। तो मैं इसका कह सकता हूँ एक्स इक्वल टू आर वेक्टर कॉस अल्फा। इसी तरह अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, मान लो कि पी से एक लाइन ड्रॉ हुई जो कि परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस से। तो इस इससे जो एंगल बना इसको कहते हैं बीटा, कॉस बीटा। इसकी वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओ बी डिवाइड बाय ओ पी। ये क्या होगा? वाई डिवाइडेड बाय आर वेक्टर। वाई इक्वल टू आर वेक्टर कॉस बीटा। इसी तरह लास्ट में कि पी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर होगी अलोंग जेड एक्सिस। इसको मैं ले लेता हूँ इस एंगल को गामा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगेन ओ सी डिवाइड बाय ओ पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जेड आर वेक्टर, ये क्या होगा? जेड इक्वल टू आर वेक्टर कॉस गामा। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, अल्फा बीटा गामा, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स, सॉरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू एल आर। सिमिलरली वाई इक्वल टू एम आर, और जेड इक्वल टू एन आर। एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोस अल्फा, एम रिप्रेजेंट कर रहा है कोस बीटा, एन रिप्रेजेंट कर रहा है कोस गामा। और एक ऑब्जर्वेशन की गई जब इसको बनाया जा रहा था कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो ये थे मेरे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। आशा करता हूँ आपको ये 3D में विजुलाइज हो गया होगा। अब हम सीखेंगे वेक्टर ऑफ एडिशंस। तो अभी तक हमें ये पता चल गया कि भाई वेक्टर है क्या। अब हम ये देखेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसकी जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ए वेक्टर, और इसका जो स्टार्टिंग इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है वो है ए और बी। इसी तरह मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है बी और टर्मिनल पॉइंट है सी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है बी वेक्टर। अब मुझे निकालना है ए टू सी। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से ए टू सी तक। अब मुझे ना लेंथ निकालनी है इसकी ए टू सी। ये कैसे निकालूं मैं? तो यहाँ पर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे कौन से वेक्टर हैं? ए बी बी सी। तो इन दोनों वेक्टर को प्लस कर दो, सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको अब देखो लिखते कैसे हैं। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? ए सी वेक्टर। ठीक। ये किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। ए हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है, कि मतलब कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा वेक्टर। बी रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल पॉइंट,
ये लिखते कैसे हैं, इसका रीजन यही है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट फिर एंडिंग पॉइंट, ऊपर एक वेक्टर लाइन, इससे रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड इसलिए ताकि जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसमें होगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बना यहाँ पे। कोई सेंस है मैं कहूँ नेगेटिव, -3 सेंटीमीटर है, कुछ सेंस ही नहीं है, कुछ वो कुछ बना ही नहीं बात। तो ये था मेरा वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मान लो मेरे पास एक सीधी लाइन है, और लेट्स अभी दो और भी लाइन ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी। मान लो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए वेक्टर, और ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। अगर ए बी ए वेक्टर है, इसके अपोजिट क्या है, डी सी, तो इसकी लेंथ भी इक्वल होगी। ए डी मान लो है बी वेक्टर, अगर ए डी बी वेक्टर है तो बी सी क्या होगा, बी वेक्टर। तो इसमें जब वेक्टर एडिशन करूंगा पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन में, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर होगा आपको सारा। अब इसमें कुछ चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये किसके बराबर है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर। इसको विजुलाइज करते हैं। देखो अगर मुझे एसी की लेंथ निकालनी है, एसी की लेंथ क्या होगी, एसी की लेंथ, मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो एसी की लेंथ होगी ए बी प्लस बी सी। तो ये कह सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, एसी की लेंथ निकालता हूँ, लेकिन ए डी और सी से। तो एसी की वैल्यू क्या होगी, ए सी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर। तो ए डी की वैल्यू क्या है, बी, डी सी की वैल्यू क्या है, ए। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यहाँ से क्या मिल गया ए सी। तो मैं यहाँ से क्या वेरीफाई कर पाऊँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू इसका बराबर होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये प्रॉपर्टीज है, इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, सॉरी यहाँ मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बकवास है, प्रॉपर्टी। इसी तरह और भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी वेक्टर, ये बराबर होगा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट पी प्लस सी वेक्टर। इस चीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं ये कैसे काम करता है। मान लो थोड़े मैं वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ अब। अब इसी को मैं कॉपी कर लूँ।
अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ना दो ट्रायंगल है। मुझे यहाँ पे जो निकालना है वो निकालनी है पी एस की वैल्यू। अब इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे, मुझे पी क्यू की वैल्यू दिख रही है ए वेक्टर, क्यू आर की दिख रही है बी वेक्टर, आर एस की वैल्यू दिख रही है सी वेक्टर। ये दोनों साइड कॉमन है। अब सबसे पहले ना मैं इस साइड में निकालता हूँ पी आर की वैल्यू। पी आर की वैल्यू क्या होगी? पी आर की वैल्यू होगी पी आर वेक्टर, ये होगा पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। पी क्यू की मैग्नीट्यूड कितना है? ए। क्यू आर का कितना है? बी। तो मैं कह सकता हूँ पी आर की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सही। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी? पी एस की। पी एस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं पी एस वेक्टर पी आर प्लस आर एस। पी आर प्लस आर एस वेक्टर। पी आर की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है, याद रखना। प्लस आर एस की वैल्यू क्या है? गिवन है मुझे सी वेक्टर। तो ये क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यहाँ पे सिमिलर इस तरह देखो। अब ना अगर तुम देखोगे, मुझे पहले वैल्यू किससे निकालनी पड़ेगी? क्यू एस की निकालनी पड़ेगी पी एस के लिए। तो सिमिलरली है, सेम स्टेप है। क्यू एस की वैल्यू क्या होगी? क्यू आर प्लस आर एस। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये वैल्यू किसकी होगी? क्यू एस की। अब मुझे निकालनी वैल्यू किसकी है? पी एस की। तो पी एस की वैल्यू कैसे निकलेगी? पी क्यू प्लस क्यू एस। तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इससे मैंने क्या कौन सा पॉइंट प्रूव किया? इससे मैंने दिखाया कि जो उसमें वेक्टर लो है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है।